दिसंबर 6 की दोपहर के समय पूर्वी चीन सागर और ओकिनावा के दक्षिण पूर्वी हिस्से में चीनी नौसेना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग बड़े पैमाने पर हवाई अभ्यास कर रहा था, जिसमें सैकड़ों उड़ान संचालन शामिल थे। इसी दौरान जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट को पता चला कि सोची के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भर रहे चीनी J-15 लड़ाकू विमान उनके आसपास विमान क्षेत्र में मौजूद हैं, इसलिए उन्हें मॉनिटर करने के लिए तत्काल स्क्रैम्बल किया गया। इसी पहली मुठभेड़ में जापान का कहना है कि एक चीनी J-15 ने अपने फायर कंट्रोल रडार को जापानी F-15 पर इंटरमिटली टुकड़ों में लगभग 3 मिनट के लिए लक्षित किया। एक ऐसा सिस्टम जिसे सैन्य तौर पर मिसाइल निशाना लगाने से पहले इस्तेमाल किया जाता है और यही जापान ने इसे खतरनाक बताया। जापानी रक्षा मंत्रालय ने तुरंत इस कार्रवाई को गंभीर खतरा करार दिया और बीजिंग को कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। लगभग कुछ मिनट बाद जब तनाव पहले से ही बढ़ चुका था, चीनी J-15 विमानों ने फिर दूसरी बार अपने रडार को जापानी STF विमानों पर लगभग 30 मिनट तक लॉक किया, जिसमें जापानी पक्ष ज्यादा परेशान हो गया। जापान ने यह बताया कि उनके विमान सुरक्षित दूरी पर थे और किसी भी उकसावे का हिस्सा नहीं थे। फिर भी चीन की ये कार्रवाई मानवीय गलती से बहुत आगे की थी, क्योंकि रडार लॉक युद्ध वस्तु संभावनाओं को दर्शाता है। शीघ्र ही जापान की राजधानी टोक्यो में स्थिति को गंभीर मानते हुए जापानी प्रधानमंत्री सना और रक्षा मंत्री शिंजियारो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने इसे अत्यंत खेदजनक और खतरनाक घटना बताया और चीनी राजदूत को तलब करके कड़ा विरोध दर्ज कराया। प्रधानमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जापान शांत और मजबूत तरीके से क्षेत्रीय निगरानी और सुरक्षा को और मजबूत करेगा। दूसरी ओर बीजिंग से प्रतिक्रिया तुरंत आई और चीनी विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने न केवल इन आरोपों को खारिज किया, बल्कि जापान पर आरोप लगाया कि वो चीन के सामान्य सैन्य अभ्यास को बाधित कर रहे हैं और ज्यादा लड़ाकू नाटक करके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। चीन ने यह भी कहा है कि जापानी विमानों ने अपने विमान वाहक अभ्यास को देखने और उकसाने के लिए करीब ये विमान आए थे, जिससे वास्तविक जोखिम पैदा हुआ। चीन ने जापान से अपने खतरनाक व्यवहार को तुरंत रोकने का आग्रह किया और प्रेस में यह भी बयान जारी किया गया कि इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में जापान और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों ने शांति और संयम की अपील भी की, जबकि अमेरिका जैसे कुछ साथी देशों ने जापान के पक्ष में बयान भी दिया। इस घटना को सीधे युद्ध की स्थिति नहीं, लेकिन एक गंभीर सैन्य तनाव के रूप में देखा जा रहा है, जो पूर्वी एशिया में चीन और जापान के बीच पहले से वर्जित और क्षेत्रीय सत्ता प्रदर्शन का उदाहरण है। हालिया चीन जापान तनाव सिर्फ एक सीमावर्ती घटना या रडार लॉक जैसी छोटी मुठभेड़ नहीं है, बल्कि इसका आधार ताइवान को लेकर चीन के बढ़ती सैन्य सक्रियता और चीन जापान के बीच गहरे भू राजनीतिक मतभेद हैं। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और एक देश दो प्रणाली के अंतर्गत उसे मुख्य भूमि में मिला देना चाहता है, इसलिए वो बल प्रयोग तक धमकी देता है, जिससे ताइवान स्ट्रेट में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। यही तनाव समुद्र और वायु में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर का बड़ा अभ्यास और जापानी लड़ाकू विमानों पर रडार लॉक जैसा अप्रत्यक्ष सैन्य दबाव खड़ा करता है। जापान, जो ताइवान से सिर्फ करीब 110 किलोमीटर दूर है और जिसकी रक्षा नीति में हाल ही में ये स्पष्ट किया गया कि ताइवान संकट जापान के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है, वो अपने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को सक्रिय रूप से ताइवान दिशा में भूमिका देने की सोच रहा है। इस बयान ने बीजिंग को बेहद आक्रामक लग रहा और कूटनीतिक रिश्तों में सबसे गंभीर तनाव पैदा किया। चीन ने ताइवान के समर्थन या जापान की ताइवान नीति को हस्तक्षेप मानते हुए कड़ी चेतावनी दी है कि अगर जापान रेड लाइट पार करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी बीच चीन ने जापान यात्रा पर अपने नागरिकों को चेतावनी दी है और राजनयिक दबाव बढ़ाया है। इस सबका प्रभाव भाषाई विरोध को पार कर आर्थिक और कूटनीतिक क्षेत्रों तक फैलता दिख रहा है। उदाहरण के लिए चीन ने पहले भी रेयर अर्थ्स जैसे आर्थिक हथियार का इस्तेमाल जापान पर किया और मौजूदा तनाव बाजारों और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर असर डाला। इसलिए समुद्र में बड़े ड्रिल और वायु में रडार लॉक जैसी घटनाएं केवल आधुनिक तनाव की लाइव मैनिफेस्टेशन है, जो ताइवान की स्थिरता, क्षेत्रीय सुरक्षा, जापान की रक्षा नीति और चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के बीच एक व्यापक भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है। चीन और जापान के बीच बढ़ता सैन्य तनाव, चाहे वो समुद्र में चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग की आक्रामक गतिविधियां हो या फिर हवा में जापानी F-15 पर रडार लॉक की खतरनाक घटना, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है, क्योंकि भारत भी इंडो पैसिफिक सुरक्षा ढांचे का अहम स्तंभ है।
भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में रूल बेस्ड ऑर्डर यानी कि नियम आधारित समुद्री व्यवस्थाओं का समर्थन करता है। चीन द्वारा बार बार आक्रामक सैन्य अभ्यास, समुद्री दादागिरी और पड़ोसी देशों की संप्रभुता को चुनौती देना पूरे क्षेत्र को अस्थिर करता है और भारत के सामरिक हितों के लिए चिंता का विषय, खासकर इसलिए क्योंकि भारत स्वयं चीन के साथ एलएसी पर तनाव, सीमा विवाद और सैन्य गतिरोध का सामना कर रहा है। ऐसे में चीन का पूर्वी चीन सागर और ताइवान क्षेत्र में लगातार सैन्य शक्ति का प्रदर्शन उसकी व्यापक रणनीति का हिस्सा माना जाता है, जो भारत सहित पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। ताइवान का मामला भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में किसी भी संघर्ष का असर वैश्विक सप्लाई चेन, विशेषकर सेमीकंडक्टर उद्योग पर पड़ने वाला है, जिस पर भारत की टेक अर्थव्यवस्था काफी निर्भर है। अगर चीन और जापान में के बीच तनाव बढ़ता है या चीन ताइवान पर दबाव बढ़ाता है तो वैश्विक व्यापारिक मार्ग बाधित हो सकते हैं और ये बात भारत के लिए आर्थिक रूप से बेहद संवेदनशील हो जाती है। उधर जापान भारत का रक्षा साझेदार, क्वेड सदस्य और टेक्नोलॉजी निवेशक है, इसलिए जापान की सुरक्षा स्थिति भारत की सुरक्षा से सीधे जुड़ती है और जापान में अस्थिरता बढ़ने पर क्वेड की सामरिक शक्ति कमजोर पड़ेगी, जिसका असर भारत प्रशांत की संयुक्त रणनीति पर पड़ेगा। भारत के दृष्टिकोण से एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि चीन इस आक्रामक नीति से क्षेत्रीय देश अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ और निकट आते हैं, जिससे भारत को भी रणनीतिक अवसर और जोखिम दोनों पैदा होते हैं। असर इसलिए कि भारत को एक भरोसेमंद, स्थिर और लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में वैश्विक महत्व मिलता है और जोखिम इसलिए कि क्षेत्र में बढ़ती सैन्य प्रतिस्पर्धा भारत को भी सुरक्षा खर्च और सैन्य तैयारियों में और सक्रिय होने की आवश्यकता पैदा कर देती है। अगर चीन कई मोर्चों पर सैन्य दबाव बढ़ाता है, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, एलएसी और ताइवान को, तो भारत के लिए एक संकेत है कि बीजिंग एक व्यापक बहुक्षेत्रीय शक्ति प्रक्षेपण की रणनीति पर चला हुआ है। जापान चीन रडार लॉक जैसी घटनाएं भारत के लिए दो बड़ी सीखें छोड़ती हैं। पहली, चीन की नीति अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं, वो समुद्र, वायु, अंतरिक्ष और साइबर जैसे सभी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाना चाहता है।